कहाँ तक पढ़ाए थे? चलो, इतने ही हैं, 5 ही लोग आए हैं अभी। खा के सब सो गए क्या? तुम लोग पढ़ लोगे तो हम पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, पिछला क्लास वैसे ही चला गया था। चलो, केमिस्ट्री में भी थर्मोडाइनमिक्स शुरू हुआ है ना। हाँ, तो अब तो पहले मेरा खत्म हो जाएगा क्लास। एक दो दो क्लास शायद आज ही ना खत्म हो जाए, लेकिन ना, अब जितनों को आना है लगभग आ चुके हैं। लिखो, पॉइंट वाइज लिख दो। नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो समझते हैं। लॉ लिखने से पहले थोड़ा सा, ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। सिस्टम पे मैंने बताया था दो तरीके से एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। या तो इसको हीट दे सकते हैं, हीट ले सकते हैं, या फिर वर्क दे सकते हैं और वर्क ले सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने हीट दिया इसको। ठीक है, अब इस क्यू का काम क्या है? क्यू क्या कर सकता है? दो काम कर सकता है। एक तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकता है, और अगर ये मूवेबल है तो कुछ वर्क डन भी कर सकता है। आ रही बात समझ में? मतलब तुमने हीट दिया, दो काम कर सकता है। क्या क्या? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वर्क कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये जो क्यू तुमने दिया ना, बेसिकली हमारे पास कितना ऑप्शन है? या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करे, या फिर वर्क करे। तो क्यू कन्वर्ट हो रहा है यू और डब्ल्यू में। जो हीट हमने दिया वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? यू और डब्ल्यू में। मतलब जितना तुमने हीट दिया वो बराबर होना चाहिए यू प्लस डब्ल्यू के, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी लॉस नहीं होता है अगर सिस्टम से सराउंडिंग में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो क्यू जो तुमने दिया वो दो काम में चेंज हो सकता है, तो उसी दोनों के बराबर होने चाहिए। ठीक है, और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जितना हम हीट देते हैं वो क्या क्या करता है? या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या फिर कुछ वर्क डन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस। तो लिखना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या? तेज बोला ना, सुनाई नहीं देता। हाँ, ये ऐसे टेढ़ा, ये अभी बताएंगे इसका लिखने का। जितने भी पाथ फंक्शन होते हैं ना, उसको ऐसे टेढ़ा करके लिखते हैं, और ये सीधा है। ये रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को। अभी वो हाई लेवल हो जाएगा, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो बस ऐसे टेढ़ा लिख दो। लिखने का मतलब या तो ऐसे कहीं लिखा होगा, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। या तो अगर स्ट्रेट लिखना है तो ये काटते हैं डी को, और नहीं तो फिर टेढ़ा होकर लिखते हैं। जितने भी पाथ फंक्शन होते हैं ना, वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। और जो पॉइंट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, तो उसको नॉर्मल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिखना साइन कन्वेंशन, पॉइंट नंबर 3 में होगा साइन कन्वेंशन। यहाँ पे केमिस्ट्री से थोड़ा सा हट के चलते हैं, बस साइन कन्वेंशन में बाकी सारी चीजें सेम ही रहती है। साइन कन्वेंशन क्या होता है ना, कि हीट या तो सप्लाई कर सकते हो सिस्टम को या फिर ले सकते हो। तो जो हीट हम सप्लाई करते हैं, हीट के लिए, हीट अगर सप्लाइड है, सप्लाइड टू सिस्टम, इसको लेते हैं फिजिक्स में पॉजिटिव। हीट सप्लाइड टू सिस्टम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और हीट या हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, इसको नेगेटिव लेते हैं। अगर सिस्टम को हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे, सिस्टम अगर तुमको हीट दे रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वर्क के लिए साइन करना तो लिखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव। सिस्टम जो वर्क करता है फिजिक्स में उसको पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसमें बस यही तीन चीज याद रखना होता है। साइन कन्वेंशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और पहला ये आया कहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, चलो कुछ सवाल करते हैं इसमें। तो मॉड्यूल मिल गया होगा ना सबको, ये मिला। हाँ तो अब इधर से कर सकते हैं, छोड़ दियो कोई नहीं, हम बता रहे हैं ना। नेक्स्ट क्लास से कैरी कर सकते हो अगर सवाल लिखने का मन नहीं हो तो, और नहीं तो इधर से मैं बता दूंगा। लिखना the figure shows the figure shows the figure shows change in thermodynamic system. The figure shows change in a thermodynamic system. The figure shows change in a thermodynamic system going from initial state A, going from initial state A, initial state A to state B, initial state A to state B and C, and C, and returning to A, and returning to A, and returning to A if internal energy of the system, if internal energy of the system, if internal energy of a system, in internal energy of the system at A is 0,
at A is 0, at B is 30 joule, and and heat given to the system, and heat given to the system, and heat given to the system for process BC, and heat given to the system for process BC is 50 joule, is 50 joule. Determine number 1 internal energy at C, internal energy at C. Number 2 heat given in the process, heat given in the process A to B, A to B. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व कर सकते क्या 90 जूल देखते हैं। 90 जूल दूसरे वाले का। पास्कल। हो गया 80। क्या हुआ, नहीं समझ पा रहे क्यों? केमिस्ट्री वाले सर बोले तुम लोग से डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, तुम लोग को नहीं आया। किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछती है? हाँ क्या पता नहीं, बोल रहे हैं किसी को नहीं आता था। डिग्री ऑफ फ्रीडम आना चाहिए सबको। कितना होता है ट्राइटोमी का डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना होता है? हाँ डिपेंड करता है लीनियर है या नॉन लीनियर। हाँ कर लिया। डायटोमी का कितना होता है? कितना? वो भी डिपेंड करता है नॉर्मल टेम्परेचर है कि एलिवेटेड टेम्परेचर, वो भी ले लिया। अच्छा फिर ठीक है, मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कितना कितना? 140? नहीं चेक करना पड़ेगा, चलो देखते हैं।
देखो यहाँ पे एक्चुअल में कितने प्रोसेस हो रहे हैं, 3 प्रोसेस। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस में ना, इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा सकते हो। ई टू बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, बी टू सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और फिर सी टू एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, अगर इस पूरे साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाना है ना, तो पूरे साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पूरे साइकिल के लिए लगाओगे तो इसमें होता है डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये होता है, आगे लिखाएंगे नोट में। अब देखो, फॉर ए टू बी के लिए, फॉर प्रोसेस ए टू बी, ए टू बी जा रहा है। पहले देखो ये प्रोसेस कौन सा है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है ना, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा, पी डेल्टा वी होगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना आएगा, अरे ये पी डेल्टा वी, पी कितना दिया हुआ है 30, डेल्टा 2 तो 60। सारे कुछ ऐसा ही में ही है, जूल लिख सकते हो। नेक्स्ट डेल्टा यू निकाल लो, डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू होगा यू बी माइनस यू ए। कितना, यू बी दिया हुआ, कितना दिया था यू बी, एक बार बताओ। इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी दिया हुआ है ना 30, और ये 0 है तो माइनस 0, 0 सॉरी 30 होगा। ए से बी कुछ पूछ रहा है, ए से बी कोई सवाल है, गिवन है, कितना था गिवन था इसमें, कितना ए टू बी कुछ और क्या गिवन है, अच्छा बी सी में गिवन है। चलो अब यहाँ से यहाँ तक देख लो, देखो वो क्या रहा है ये कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है फॉर प्रोसेस। अगर इसमें क्यू पूछता ना कि क्यू निकालो ए से बी में क्यू कितना दिया गया तो निकाल लेते। अगर तुमसे पूछता बताओ हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड इन प्रोसेस ए बी, तो कैलकुलेट कर लेते। कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। कैसे, हाँ डब क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना 30, वर्क डन कितना 60 यानी 90 जूल। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हीट सप्लाई हुआ है 90 जूल, ए से बी प्रोसेस में। अब चलते हैं बी से सी, बी टू सी। बी टी सी वर्क डन कितना होगा 0, क्योंकि वर्क डन की जरूरत ही नहीं है। प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक, वर्क डन 0 हो गया। ठीक है, डेल्टा यू कैलकुलेट करोगे, डेल्टा यू को क्या ले सकते हो सी माइनस बी, है कि नहीं। डेल्टा यू कितना हो जाएगा सी माइनस बी, तो यही तो निकालना है तुमको। ये दिया हुआ है कितना है 30, अब ये अननोन है। ठीक है ना, अब तुमको देखो पता है फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ अगर डब्ल्यू 0 है तो डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, होगा। डेल्टा डब्ल्यू 0 है तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होना चाहिए। जो भी हीट दोगे वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। फॉर विच प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी एप्लीकेशन में ये सब लिखवा देंगे। तो डेल्टा क्यू शायद दिया हुआ, डेल्टा क्यू दिया हुआ है ना, तो यू सी माइनस 30 इज इक्वल टू हाउ मच 50, तो यू सी कितना हो जाएगा 80 जूल। ये तुमसे पूछा था कि पॉइंट सी पे इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इतना होगा। अब लास्ट प्रोसेस बचा सी टू ए। सी टू ए करोगे, वर्क डन कैसे निकलेगा, सी टू ए में क्या पूछ रहा है एक बार चेक कर लो, कुछ नहीं पूछ रहे। तो कैलकुलेट क्या करना, दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करना था, ए टू बी, अच्छा कैलकुलेट ही कर दिया। चलो बस इतना ही लिखना, एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ। किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, आया समझ में।
चलो, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, और जैसे ही वर्क डन जीरो होगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है। और हमने केटीजी में पढ़ा था कि जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर होता है? एन सी वी डेल्टा टी। केटीजी में क्या पढ़ा था? जो डेल्टा यू होता है तो किसके बराबर होता है? एन सी वी डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। और यही तुम लोग आंख बंद करके यूज करते हो जब भी प्रोसेस कैसा बोलता है, आइसोकोरिक बोलता है। क्यू कैलकुलेट करने के लिए एन सी वी डेल्टा टी यूज करते हैं। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन या हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड। ठीक है, तो हीट रिजेक्टेड इतना या हीट सप्लाइड इतना वो बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो जस्ट इक्वेट करें तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होती है। ठीक है, नंबर 2 लिखना। तो पहले इधर थोड़ा सा ग्राफ देख लो। ग्राफ कैसा बनता है P वर्सेस V का फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस? ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का। ठीक है, ये 1 ये 2, 1 से 2 जा रहे हो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ से लिख सकते हो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। W इसमें क्या होगा? P V2 माइनस V1 या P डेल्टा V। इसको डेल्टा यू को अगेन फ्रॉम केटीजी से क्या लिख सकते हैं? एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो, प्लस P V2 माइनस V1। ठीक है, अब देखो इसको टेम्परेचर के टर्म में चेंज करें क्योंकि इधर डेल्टा टी है। कंपैरिजन करने के लिए सीपी कहाँ से आए, तो एन सी वी डेल्टा टी इसको लिख सकते हो एन आर T2 माइनस T1। P को इसके साथ लोगे तो एन आर T2, P को इसके साथ लोगे तो एन आर T1 फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है बाहर कर लो तो सी वी
या सॉरी प्लस प्लस आर डेल्टा टी। और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। डेल्टा क्यू कितना हो जाता है? एन सी पी डेल्टा टी, वेयर सीपी पहले ही बताया, सीपी किसके बराबर होगा? सीवी प्लस आर। ये यहाँ से आता है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है कि सीपी की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? सीबी प्लस आर के बराबर होगा। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस इक्वेशन का एक स्पेशल नाम है, बताए थे, क्या बोलते हैं इसको? मेयर्स इक्वेशन। एक और चीज बोले थे कि सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें आर ऐड होता है। नहीं, देखो हो क्या रहा है ना, या जो हीट सप्लाई कर रहे हो ना वो दो काम कर रहा है। अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है, तो दो काम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ वर्क भी कर रहा है। तो वर्क करने के चलते ना इंटरनल एनर्जी का चेंज किस में दिखता है? सीवी में दिखता है। और ये जो एक्स्ट्रा वर्क आया ना, ये आर लेकर के आ रहा है, तो सीवी प्लस आर ऐड करोगे तो सीपी मिलेगा। कभी भी जब प्रोसेस होगा कौन सा? आइसो बारिक प्रोसेस, तो उसमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, तो एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। सेम टेम्परेचर डिफरेंस अगर तुमको चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, दो प्रोसेस है, एक आइसोकोरिक और एक आइसोबारिक। तो हीट सप्लाई कर रहे हैं आइसोकोरिक को और हीट सप्लाई कर रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस को, और चाहिए क्या? सेम टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस पाने के लिए आइसोकोरिक में कम हीट सप्लाई करना पड़ता है और आइसोबारिक में ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आइसोबारिक में वर्क डन भी होता है, साथ साथ पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो कुछ जो हीट का पोर्शन है ना वो कहाँ चला जा रहा है? वर्क डन करने में। तो जितना एक्स्ट्रा जा रहा है वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, पी वर्सेस बी का ग्राफ प्लॉट करोगे, ऐसा कुछ होगा, 1 से 2, या होगा P1 बाई, पी तो कांस्टेंट है, तो V1/T1 = V2/T2। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा यू जीरो। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। और ये मैंने पहले बताया था कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तुमसे पूछ रहा है कि हीट कितना सप्लाई हुआ कितना रिजेक्ट हुआ, तो कैसे निकालेंगे? वर्क डन से निकालेंगे, ठीक है ना। वर्क डन का इक्वेशन मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला बताया था? भूल गया? लॉग वाला फॉर्मूला, nRT ln P2/P1, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू विल बी सी P2/P1 या फिर सी V1/V2। एक बार चेक कर लेना, P1/P2 था या P2/P, चेंज कर लो इसको, P1/P2 V2/V।
क्यू की जरूरत यहाँ होती नहीं है। प्रोसेस इक्वेशन क्या होगा? अगर ग्राफ ग्राफ प्लॉट करोगे पी वर्सेस वी, कैसा होगा? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, वन टू। फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हीट सप्लाई जीरो होगा, मतलब डेल्टा क्यू ही क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अगर डेल्टा क्यू जीरो हो गया, देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हो? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लिख सकते हो। डेल्टा यू कितना होता है? एन सी वी, बोलो, टी टू माइनस टी वन, या फिर माइनस एन आर टी टू माइनस टी वन गामा माइनस वन। और अगर पलट के देखोगे तो डेल्टा डब्ल्यू जो कैलकुलेट करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, वो इतना ही था। ये है ना, सीवी को चेंज कर दे किसमें? आर बाई गामा माइनस वन में। तो जब तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता था ना, तो अगर एडियाबेटिक के लिए वर्क डन हमें निकालना था तो क्या करे थे? ये सब करे थे, पी डीवी, इसमें पी को पुट करते, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आया था। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होता तो क्या करते? इंटरनल एनर्जी निकालते। और इंटरनल एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू क्या है? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी इतना होता है, सीवी की वैल्यू पुट करे सीधे, ये जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन था खत्म हो गया, ये दिख गया। ठीक है। तो अगली बार से जब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन पूछेगा तो क्या करोगे? इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल लेना और उसका माइनस कर देना। इंटरनल एनर्जी का चेंज का नेगेटिव क्या होगा? वर्क डन के बराबर एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो वो अलग से फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना याद रखोगे तो सीवी के तो पुट कर सकते हो ना इस टर्म में, और फिर बाहर माइनस साइन लगा दो, वर्क डन आ गया। लास्ट प्रोसेस है या इसका भी ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ एडियाबेटिक प्रोसेस का सेम ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, हल्का सा स्लोप अलग होता है, वो बताएंगे जब कंपैरिजन करेंगे तो। पर वन से टू जा रहे तो पी वन वी वन गामा विल बी इक्वल टू पी टू वी टू गामा।
नेक्स्ट वन इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, अगर ऊपर के चारों कोई प्रोसेस नहीं हो तो जो बचा वाला प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे? पॉलीट्रोपिक बोलेंगे। इसका जो इक्वेशन होता है क्या होता है? पीवी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि सी पॉली कितना होता है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और कोई भी प्रोसेस दिया हुआ तो फर्स्ट लॉ के हेल्प से उसका तुम मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। ठीक है ना, कोई भी प्रोसेस दे दिया, उन चारों प्रोसेस को छोड़ करके, कौन कौन सा? एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक को छोड़ करके बाकी और कोई प्रोसेस दे दिया और बोल रहा है कि पता करो उसका मोलर हीट कैपेसिटी कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट करेंगे। मेन एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ का यही है, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस दिया हुआ तो क्यू पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? तो अगर सी पोली तुमको डायरेक्टली पता है तो सी पोली इंटू डेल्टा टी कर दोगे, हीट आ जाएगा। ठीक है, लिखना मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो हम फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू विल बी डेल्टा डब्ल्यू प्लस, सॉरी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा यू कितना होता है? प्रोसेस कोई भी हो डेल्टा यू को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसके चलते आता है? टेम्परेचर चेंज के चलते। तो इसको लिख सकते हो आराम से एन सी बी डेल्टा टी। इसको कैलकुलेट करने के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, पाथ फंक्शन है ये, सॉरी पॉइंट फंक्शन है वो। डेल्टा डब्ल्यू मैंने बताया था पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, जब इस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा डब्ल्यू बताया, देखो कितना, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। वन माइनस एक्स है या एक्स माइनस वन? ऊपर वाला एक बार चेक करो। अब ये सही है कि गलत है? अच्छा तुम लोग ये बोल रहे हो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाई वन माइनस एक्स, ये है ना? तो ये सेम चीज तो है, नहीं है? चलो तुम लोग जो बोल रहे हो वही लिख दे। पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, अभी सही है? देखो यार डेल्टा टी है ना, तो इसको अगेन कन्वर्ट किस में करेंगे? डेल्टा टी के टर्म में। तो कितना हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा एन आर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। सो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू विल बी, एन कॉमन है बाहर कर लो, सी वी प्लस एन बाई, सॉरी आर बाई वन माइनस एक्स डेल्टा टी। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो सी पोली की जगह ये होता है ना, सी पोली की जगह क्या है? सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स। कोई भी प्रोसेस दिया होगा उसके लिए एक्स तो तुमको दे के ही रखेगा, ठीक है ना? और अगर एक्स दिया है तो क्या होगा? एक्स अगर दे के रखेगा
तो यहाँ क्या लिख सकते हो, जो भी वैल्यू दिया होगा पुट कर देना, सी पॉली आ जाएगा। अब कोई भी प्रोसेस हो ना, कोई भी एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आप पुट करते हैं चलो एक्स की वैल्यू, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस चारों का पता है उसका भी आ जाएगा, ठीक है ना। पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, इसमें एक्स की जगह क्या है, वन, क्या वन पुट करो, सी कितना आएगा, अनडिफाइंड होगा ना, वन यहाँ जैसे पुट करोगे तो आर बाई जीरो इज इंफिनिटी या अनडिफाइंड, तो सी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज व्हाट, अनडिफाइंड, बताए भी थे क्या होता है, अनडिफाइंड होगा। अगर यहाँ गामा पुट करोगे तो वन माइनस गामा, गामा माइनस वन होगा आर बाई गामा माइनस वन इज सीवी, तो सीवी माइनस सीवी इज जीरो। अच्छा क्या बता रहे हैं अभी समझ में नहीं आ रहा। जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता, और एडियाबेटिक प्रोसेस एक्स की जगह क्या पुट करोगे, गामा, तो यहाँ जब गामा पुट करोगे ना तो सी एडियाबेटिक प्रोसेस कितना होगा, सी वी माइनस आर बाई गामा माइनस वन, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, तो सी वी माइनस सी वी इज, बताए थे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सी वी कितना होता है, बस काम करते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल, क्या सी पॉली निगेटिव हो सकता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव हो सकता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है कि नहीं, अरे बोलो तो, होगा, नहीं बोलोगे, अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव है, ये वाला, और सीवी से बड़ा है, तो सीवी माइनस समथिंग नेगेटिव क्या होगा, सी पॉली नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है, किसका, किसी भी कोई प्रोसेस है उसके लिए जरूरी नहीं है कि मोलर हीट कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, जीरो वन टू थ्री ये सब आ सकता है, लेकिन नेगेटिव भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं आ रहा समझ में, कैलकुलेट कर लो कि कितना वैल्यू रखेंगे एक्स का, ताकि उसके बाद का वैल्यू रखो तो नेगेटिव आ जाए। मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या, फॉर लिखो, फॉर नोट में कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले सबसे पहला पॉइंट लिख लो इसमें नोट में, नोट नंबर वन, मोलर हीट कैपेसिटी, molar heat capacity for a process, molar heat capacity for a process may be negative also, may be negative also depending on the value of x, may be negative also depending on the value of x, ठीक है। देखो क्या रहा है ना, और नेगेटिव मोलर हीट कैपेसिटी, नेगेटिव कहने का मतलब है सी, जो सी पोली जो होना चाहिए वो लेस देन जीरो होना चाहिए, है कि नहीं, इसी का मतलब होता है नेगेटिव होना, लेस देन अगर जीरो हो गया तो नेगेटिव, तो पहले पुट करो, सीवी कितना, सीवी माइनस आर बाई एक्स माइनस वन लेस देन जीरो होना चाहिए, इसको चेंज करें थोड़ा सा, वन माइनस एक्स को एक्स माइनस वन लिख रहे हैं, माइनस बाहर कर लिया, जैसे सी वी एक्स माइनस वन लिख सकते हो, एक्स माइनस वन शुड बी लेस देन आर बाई सी वी, सो एक्स शुड बी लेस देन आर बाई सी वी माइनस वन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जहाँ एक्स की वैल्यू आर बाई सी वी माइनस वन से छोटी है, तो क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव होगा।
कौन सा? अच्छा हाँ, इधर गया प्लस, चेंज कर लो उसको, प्लस कर दो, हो गया। नेगेटिव क्यू का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव सी का क्या मतलब हुआ? किसी प्रोसेस का अगर सी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, चलो सोचना, रात भर, कल बताएंगे। अच्छा वो वाली बोले थे तो सोचे नहीं थे, हम ही को बताना पड़ा था कि सीपी सीवी का रिलेशन वाला, नहीं सोचे थे ना। कोई ना, रात भर थोड़ा सा सोचना, कल बताएंगे कि अगर किसी भी प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो। चलो नेक्स्ट लिखो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक, क्या कुछ बोल रहे हो क्या? प्रकाश दा बोल रहे हैं? पानी पीजिए। साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस थोड़ा सा बताएं कि होता क्या, क्या होता है? हाँ, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस बनने के लिए मिनिमम कितने प्रोसेस चाहिए? दो प्रोसेस चाहिए। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा साइक्लिक प्रोसेस में? जीरो। बस लिख लो, खत्म हो गया साइक्लिक प्रोसेस। पहला लिख लो, फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन, फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, final and initial condition of the system remains same. A cyclic process consists of a cyclic process number 2. A cyclic process consists of a cyclic process consists of minimum two processes. A cyclic process consists of minimum two processes. Number 3, change in internal energy. Change in internal energy. Change in internal energy for a cyclic process is zero. Change in internal energy for a cyclic process is zero. That is delta U equals to zero. So from first law, delta Q equals to delta W. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसका वर्क डन कैसे निकलेगा? एरिया अंडर व्हाट? पीवी ग्राफ। एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द प्रोसेस। ये जो दो प्रोसेस है ना, 1 से 2, 2 से 1 गया, तो यहाँ पे एक एरिया इंक्लोज होगा एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। बताते हैं ये आया कैसे। और अगर ये वर्क डन है तो यही क्या होगा? हीट ट्रांसफर के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू
हीट ट्रांसफर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मतलब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है? ऑन द सिस्टम या कंफ्यूजन है? चलो अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो जो नेट वर्क डन होगा ना, 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है उसके लिए होगा, और 2 से 1 प्रोसेस हो रहा है उसके लिए होगा। तो अगर 1 से 2 प्रोसेस में देखोगे तो 1 से 2 प्रोसेस कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अगर ये एरिया निकालोगे तो तुमको 1 से 2 जाने में जो वर्क डन करना पड़ा या वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट होगा। आ रही बात समझ में? एक प्रोसेस अगर सिंगल प्रोसेस होता था, जैसे 1 से 2 जा रहे थे, तो एरिया क्या होता था? एरिया अंडर पीवी ग्राफ ऑन वी एक्सिस। तो ये एक प्रोसेस 1 से 2 गए थ्रू पाथ ए, तो हमें ये वर्क डन करना पड़ेगा या क्या होगा? गैस करेगा, ठीक है। अब समझते हैं कैसे डिसाइड करेंगे गैस कर रहा है या हम कर रहे हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? जो इक्वेशन है सीधे पुट करो, क्योंकि ये 2 और 1 पता करेगा। अभी हमें ये कौन सा प्रोसेस है ना, नहीं पता, ठीक है। प्रोसेस कौन सा है, 1 से 2 किससे जा रहे हो तुमको नहीं पता, तो इक्वेशन कौन सा होगा वर्क डन का नहीं पता कर सकते हो, ठीक है। सोचेंगे कैसे? देखो अगर 1 से 2 जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है? वर्क सिस्टम करता है तब जब वॉल्यूम, देखो एक कंटेनर है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ, इसके अंदर गैस है। तो अगर गैस प्रेशर इस पे अप्लाई करेगा, गैस इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये इधर की तरफ मूव होगा, तो वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है। तो अभी वर्क डन कौन कर रहा है? सिस्टम। तो अगर सिस्टम, और अभी इसका दूसरा तरीका भी है समझना है, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी वर्क डन किसने करा? सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव और नेगेटिव? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम जो वर्क करता है उसको फिजिक्स में क्या लेते हैं? पॉजिटिव। हमें मतलब किससे है ना, हम सिस्टम से काम करवाना चाहते हैं। फिजिक्स में क्या होता है ना कि सिस्टम से हमें क्या करवाना है? काम करवाना है। तो काम जो वो करेगा वो हमारे लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। सिस्टम से काम करवाना है, जैसे जो इंजन लगा हुआ है कहाँ पे, किसी भी गाड़ी में, उससे हम क्या कर होते हैं? काम करवाते हैं। तो वो जो गैस काम करता है ना वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो फिजिक्स में जो फायदेमंद काम है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो वर्क डन बाय द गैस इज व्हाट? पॉजिटिव। तो अभी ये कौन कर रहा है? सिस्टम। तो ये मान लो इसको बोलेंगे WA1, ऐसे लिख सकते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन ऑन 1A2 प्रोसेस। ये है क्या? वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम। तो ये आया। अब जब 2 से 1 जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन कहने का मतलब बाहर से फोर्स लगा करके करेंगे, तो यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वो नेगेटिव आएगा। तो इतना पहले लिखो, फिर इसको मिटा के लिखेंगे, या इसी में लिख दे रहे हैं। अब ये 1 से 2 प्रोसेस आ रहे हैं तो इतना वर्क डन, और 2 से 1 जा रहे हैं तो इतने का वर्क डन। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ वो पता चल जाएगा। यही होता है ना, टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल प्रोसेस, टोटल साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क हुआ वो कैसे मिलेगा? एक प्रोसेस का वर्क डन प्लस दूसरे प्रोसेस का वर्क डन। अगर बाकी सब भी होते तो तीसरे चौथे पांचवे का वर्क डन, सबको ऐड करते। तो अगर सबको ऐड करोगे ना तो देखो डब्ल्यू नेट जो होगा that will be how much? W1A2 plus W2B1। ये पॉजिटिव है और ये क्या? नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि वर्क डन किस पे हो रहा है? सिस्टम पे हो रहा है। 2 से जब 1 जा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे। तो यहाँ से जब फाइनली कैलकुलेट करोगे ना
पहले लिख लो इतना। तो देखो ये एरिया ऐसे उठा करके यहाँ ला करके रखेंगे, समझ रहे, ये एरिया इसको उठाए और इस पे लाके रख दिया, यही था। रेड वाले से 1 का लिख रहा है। अब देखो होगा क्या कि ये घट रहा है, टोटल में से ये वाला पोर्शन क्या हुआ, घट गया, क्योंकि ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव था, तो बचा कौन सा एरिया, ये जो एरिया बंद हुआ है दोनों प्रोसेस के बीच में। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का अगर वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे, उसके अंदर जो एरिया इनक्लोज हुआ है ना प्रोसेस के अंदर, वो कैलकुलेट कर लेंगे। आ रही है बात समझ में, नहीं आया तो बोलो जल्दी फिर से, अरे मास्क हटा के बोलो। कुछ नहीं बोलोगे, अरे हाँ या ना, अरे 4 ऑप्शन नहीं है 2 ही है, फिर भी नहीं बोल रहे हो, क्या मान ले, हाँ हो गया, चलो बढ़िया। तो यहाँ से जो वर्क नेट आएगा ना, वर्क नेट आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये छोटा है, वर्क नेट पॉजिटिव आएगा। अब एक चीज समझना, देखो अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है, क्या बोल रहा हूँ, साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, समझो कैसे, क्लॉकवाइज 1 से 2 है, 2 से 1 गया, प्रोसेस कैसा है, क्लॉकवाइज है। अगर उल्टा होता, ऐसे आते इधर से जाते हैं, तो इस बार ना ये टर्म नेगेटिव होता, ये टर्म यानी वर्क डन कैसा होता, नेगेटिव। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा होगा, टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो लिख लो, या पहले नोट में इसके अंदर लिखोगे कि वर्क डन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। वर्क डन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज, work done for a cyclic process is equal to area is equal to area enclosed is equal to area enclosed in between the enclosed in between the process curve, in between the process curve, प्रोसेस कर्व्स एस लिख देना, प्रोसेस कर्व्स बहुत सारे प्रोसेस होंगे, मैंने 2 के लिए बताया, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कम से कम 2 होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। और उसी में लिखना फॉर क्लॉकवाइज, फॉर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, फॉर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, फॉर clockwise cyclic process work done by system is positive, work done by the system is positive। कोई एक याद रखो, दोनों याद रखो, कंफ्यूजन होगा, ग्राफ भी बना सकते हो। एक और चीज है, ये फिजिक्स में आउट ऑफ सिलेबस है, मे बी केमिस्ट्री में हो सकता है, लेकिन हमको थोड़ा जरूरत पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं। फिजिक्स के लिए क्या है,
area under TS curve give heat interaction for a given process. जैसे पीवी कर्व प्लॉट करते हैं ना, तो पीवी कर्व का एरिया निकालते हैं तो क्या मिलता है, वर्क डन इन अ गिवन प्रोसेस, ठीक है। वैसे टीएस कर्व होता है, टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी, टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है। तो अगर टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ प्लॉट करते हो तो वहां का जो एरिया होगा फॉर ए गिवन प्रोसेस ऑन इंट्रोपी एक्सिस वो देता है हीट इंटरेक्शन, ठीक है ना। जैसे वर्क इंटरेक्शन भी निकाल सकते हैं, तो वर्क इंटरेक्शन के लिए किस एरिया के पास, किसके पास जाएंगे, पीवी कर्व के पास, ठीक है। और अगर हीट इंटरेक्शन निकालना है तो टीएस कर्व के पास। मतलब अगर कोई प्रोसेस है टी और एस 1 से 2 एक प्रोसेस हो रहा, तो अगर हीट सप्लाई निकालना है या हीट रिजेक्टेड निकालना है तो Q विल बी, या DQ कैलकुलेट कर लो, DQ विल बी TDS। जैसे ये W होता था ना, DW इक्वल्स टू हाउ मच, TDV, वैसे ही ये। और इसको टेढ़ा मत लिखो, इसको सीधा करो। और टोटल क्यों निकालना है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, TDS। और इसी के रेस्पेक्ट में सर बताएंगे केमिस्ट्री वाले कि जो यूनिवर्स है उसका एंट्रोपी क्या होते रहता है, यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। इरिवर्सिबिलिटी वो सारे सर बताएंगे, मैं बोलूंगा सब कंफ्यूजन में जाओगे। इतने का थोड़ा जरूरत पड़ेगा जब कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, तो कार्नोट साइकिल का नाम सुने हो, हाँ, तो उधर पढ़ेंगे ना तो जरूरत होगा, इसलिए बता रहे हैं। चलो एक और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद सवाल करेंगे फिर छुट्टी। लिखना फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। समझते हैं फ्री एक्सपेंशन होता है क्या। एक चेंबर है, एक वैक्यूम चेंबर, ठीक है। इसमें एक बलून लेके गए और उसको फोड़ दिया, ठीक है। बलून में क्या था, गैस था, और इधर क्या है, वैक्यूम है, इधर कुछ नहीं है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। या फिर दूसरे तरीके से सोच सकते हो, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा हुआ था, इधर बहुत सारे गैसेस भरे हुए थे, ये पूरा खाली था। अगर इसमें होल कर दोगे तो ये गैस इधर से इधर आएगा, या पूरा मेम्ब्रेन ही हटा लोगे तो ये जो गैस यहाँ पे है वो क्या करेगा, इस खाली जगह को फिल करने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते हैं फ्री क्या, एक्सपेंशन, ठीक है ना। मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में होता क्या है कि जो सिस्टम है ना उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब फ्री एक्सपेंशन से चेंबर वाला समझ रहे हैं, वो क्या रहा था कि यहाँ पे एक गैस था, इधर वैक्यूम था, ये मेम्ब्रेन है, इसको पुल करोगे तो अब ये गैस है ना, तो इसका कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इसका तो प्रॉपर्टी है ना पीवीटी इसके पास है। लेकिन इधर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इधर खाली है, तो ना तो प्रेशर ना तो वॉल्यूम है, अरे ये वाला वॉल्यूम है, टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर किसका होगा, मॉलिक्यूल का होगा ना, अब इधर मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो जैसे ही इस मेम्ब्रेन को हटाओगे ना तो ये गैस पूरा इसमें फिल होगा, अब फिल होगा तो ये सारी चीजें चेंज होगी। हरी बात समझ में। तो चेंज यहाँ क्या क्या नहीं होता, वॉल्यूम तो मान लो चेंज हो गया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज होगा। पहले V था, अभी 2V हो जाएगा, अगर ये हाफ पार्टेड है तो V से 2V हो गया। लेकिन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर सेम रहता है। फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर क्या रहता है,
सेम रहता है। मतलब अगर फ्री एक्सपेंशन कर रहे हो तो इनिशियली जो टेम्परेचर था वो, और फाइनली जो टेम्परेचर आया आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आफ्टर इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है ना, जैसे इसको छोड़ोगे ना, खोलोगे, हटाओगे, तो गैस क्या होगा, जल्दी जल्दी ये जगह फिल करेंगे। तो उस प्रोसेस के दौरान मे बी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लेकिन फाइनली जो टेम्परेचर मिलेगा ना, जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, उस टाइम जो टेम्परेचर होगा वो इस टी के बराबर होगा। ठीक है, सारी बात समझ में। तो अब इसको बोलेंगे क्या, कौन सा प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो क्या क्या बोलोगे, आइसोथर्मल बोल सकते हो। अरे इंटरनली क्या हो रहा है ना, पाथ क्या हुआ हमें पता ही नहीं है। फाइनली और इनिशियली, सुनो, फाइनली और इनिशियली टेम्परेचर क्या है वो हमें पता है, मतलब फाइनल टेम्परेचर टी और इनिशियल टेम्परेचर भी टी। इंटरनली वो किस प्रोसेस से जा रहा है ना, हमें पता नहीं है, तो आइसोथर्मल इसको नहीं बोल सकता। आइसोथर्मल का कहने का मतलब है ना कि टेम्परेचर टी था, इंटरनल कुछ भी प्रोसेस हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, फाइनली कितना हो गया, टी हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जब इस रिलीज करोगे, रिलीज करने के चलते क्या होता है, इंटरनली जो प्रोसेस होता है, जो एक्सपेंशन होता है, उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है ना, तो फाइनल टेम्परेचर इसके बराबर हो जाता है, इसको आइसोथर्मल। अब होता क्या ना कि ऑप्शन कंफ्यूजिंग आता है, जैसे इस बार आया था, इस बार जो ऑप्शन आया था आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक दे दिया और आइसोकोरिक सब दे दिया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर टिक क्या करे, एडियाबेटिक या आइसोथर्मल। तो एडियाबेटिक होने के लिए इसको इंसुलेट करना पड़ता है। एडियाबेटिक क्या करेंगे, इसको अगर इंसुलेट कर दोगे पूरे बक्से को, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर बॉक्स इंसुलेटेड है, सवाल में अगर साफ साफ लिखा हुआ है कि बॉक्स क्या है, इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड के लिए डी क्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको एडियाबेटिक बोल सकते हो। और अगर ये बॉक्स इंसुलेटेड नहीं है तो एडियाबेटिक भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, और अब बात करते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलेंगे। देखो तुम्हारे लेवल पे तुम बोल लिख देना, टिक कर देना कि कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। लेकिन एक्चुअल में अब हायर लेवल पे जाओगे ना, अगर पढ़ने का मन कि हम तुम लोग तो इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ सकते हो, तो छोड़ ही दो, रट लो ना कि क्या कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल। क्योंकि इंटरनली हम इसको, जो भी फ्री एक्सपेंशन होता है ना, वो इतना फास्ट होता है कि उसको हम आइडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी फास्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो इसको आइसोथर्मल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन तुम्हारे लेवल पे अब बच्चे दिमाग खाने लगते हैं, सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो क्या ही ना आइसोथर्मल बोल, तो टिक कर देना आइसोथर्मल। डिपेंड किस पे करता है, तुम्हारे भाग्य पे कि 4 नंबर मिलेगा या -5 मिलेगा। ठीक है, तो अब इस साल में किसी सॉल्यूशन देखो ना, किसी ने एडियाबेटिक बोला है, एडियाबेटिक कौन बोलेगा, जो मेरी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया है, क्योंकि उस बेचारे को थप्पड़ मार के पढ़ाया गया कि दिस प्रोसेस इज व्हाट, एडियाबेटिक। क्योंकि प्रोसेस क्या है, बहुत ही फास्ट है। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो जो हीट एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग का, उसको टाइम नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडियाबेटिक। लेकिन अब तुम्हारे लिए तो तुमको एक्सप्लेन करना, हम एक्सप्लेन कर दिए, समझ भी गया, लेकिन फिर भी ऑप्शन में आएगा तो क्या टिक करोगे, आइसोथर्मल टिक करोगे, एडियाबेटिक टिक मत करना क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब ये किसके लिए, रियल गैस के लिए, नहीं आइडियल गैस के लिए। और अगर रियल गैस दे दिया तो, अगर रियल गैस दे दिया तो, पहले आइडियल गैस के लिए, ये सारा सिचुएशन किसके लिए बात कर रहे थे, आइडियल गैस के लिए। तो अगर आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन होगा तो पॉसिबिलिटी दोनों है, एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल दोनों। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ये अलग अलग दिए हुए हो तो टिक किसको करेगा, इसको करना। ठीक है, ये आइडियल। रियल के लिए क्या होता है ना, रियल के लिए ओनली एडियाबेटिक होता है। रियल के लिए क्या टिक करेंगे, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल टिक नहीं करेंगे क्योंकि एडियाबेटिक कूलिंग होता है। रियल गैस क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो एक दूसरे से जब इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, तो इस चैम्बर में है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम है। जैसे इसको ओपन करोगे तो दो बीच के गैस का जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके चलते क्या होगा, कूलिंग होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जब रियल गैस होगा, सवाल में अगर लिखा होगा रियल गैस, तो एडियाबेटिक पे टिक करना, आइसोथर्मल मत करना। और अगर आइडियल है और ये दोनों चीज दिया है तो किसको टिक करोगे, आइसोथर्मल। वो लास्ट ईयर ये नहीं बताए थे, बच्चे दिमाग खाए थे बहुत ज्यादा कि सर यहाँ देख रहे हैं तो कहीं आइसोथर्मल टिक कोई टिक करवा रहा है, कोई एडियाबेटिक टिक करवा रहा है, समझ गया। चलो, तो एक्सपेंशन भी खत्म हो गया, ये बस इतना नोट में लिख लो, या ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेंशन अगेंस्ट, थोड़ा सा लिख लो कि फ्री एक्सपेंशन होता क्या, expansion of a gas against vacuum, expansion of a gas against vacuum,
expansion of a gas against vacuum is called free expansion. It's called free expansion. For ideal gas, dq equals to 0. dw equals to 0. प्रेशर कांस्टेंट और लास्ट C जो है dv इज इक्वल टू 0 क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं, प्रेशर 0 लिख दो। वैक्यूम प्रेशर का मतलब है प्रेशर 0 था। वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है? अगर कुछ नहीं है, गैस नहीं है, तो प्रेशर कितना होगा? 0। तो अगर किसी भी चीज के अगेंस्ट, जैसे ये खोलोगे तो गैस इधर जाएगा, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं आ रहा है। जैसे इसको खोले ना, तो इस तक इधर जब गैस मूव कर रहा है तो इसको कोई रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रेशर 0, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये आइडियल के लिए। कंक्लूजन क्या है? एडियाबेटिक as well as isothermal. जब रियल गैस होगा तो एडियाबेटिक कूलिंग होगा, इसमें आइसोथर्मल का कोई चांस नहीं होता। इसमें लिख सकते हो बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल increases. लिखना या सवाल लिखो। मॉड्यूल सबको मिल गया, मॉड्यूल करना शुरू कर सकते हो। जो भी चैप्टर खत्म हो गया उसके मॉड्यूल करना। और थर्मोडायनेमिक्स 90% खत्म हो गया, 10% और बचा हुआ है, तो थर्मोडायनेमिक्स के भी शुरू कर सकते हो। लिखना 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल of an ideal monoatomic gas, 1 mole of an ideal monoatomic gas is undergoing through a cyclic process, is undergoing through a cyclic process as shown in figure, as shown in figure. Find change in internal energy, find change in internal energy, find change in internal energy during process, during process A to C, during process A to C,
ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू सी, ड्यूरिंग ए टू सी लिखा है, सी टू ए लिखा है, उसको चेंज कर लो, सी टू ए कर दो। ये पॉइंट का टेम्परेचर भी ले सकते हो, टी नॉट। होगा। अभी सवाल ही लिख रहे हो, कुछ ज्यादा स्पीड, जल्दी करो, कम दिखाई दे रहा है। चश्मा लाना भूल गया। कितना पावर है? -7.5, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ना, चलो तो चश्मा भूल गया तो आगे बैठना चाहिए। हाँ, कहा है, शक है क्या? नहीं है, है। हाँ तो नहीं हो सकता है क्या? हाँ, क्या 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 बोल रहे हो? हाँ, इधर देखो, देखो करना क्या हमें, यूसी माइनस यूए निकालना, ये कैलकुलेट करना ना। अब तुम्हारे पास ये तीनों प्रोसेस है, तीनों के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, किसी तरह यहाँ तक पहुंचो, फिर आ जाएगा। इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो, यहाँ से क्या मिलेगा, यूबी माइनस यूए निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है ना कि ये प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या निकाल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन जो भी चीजें है वो कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकते हो, डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, पहले पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू निकाल लोगे, पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हो ना इजीली। अरे ये एरिया लो, चलो कोई ना, एक 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 प्रोसेस करके कर। फॉर प्रोसेस ए बी प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर, तो वर्क डन डब्ल्यू कितना होगा, पी नॉट 3v0, ठीक है, और डेल्टा क्यू कितना होगा, एन सी वी डेल्टा टी। अब तुमको टेम्परेचर निकालना पड़ेगा क्योंकि इसीलिए टी नोट दिया हुआ, ठीक है। या तो टेम्परेचर निकाल लो या फिर इसको भी वॉल्यूम और प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो टर्म है ना सीवी, इसको क्या ले सकते हो,
इसलिए मोनो एटॉमिक दिया हुआ है सवाल में। सीवी कितना होगा? 3 होगा। तो एन भी 1 ही है, तो उसको भी हटा सकते हो। 3R/2 और डेल्टा टी टी बी माइनस टी है, ऐसा लिख सकते हो। अब आर को इधर अंदर लोगे, 3/2 RTB माइनस RTA लिख सकते हो। और ये जो टर्म है ना RTB, इसका मतलब क्या है? यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ के प्रेशर से मल्टीप्लाई करना। अरे P1V1 इज इक्वल टू क्या होता है? nRT1, यानी इसको रिप्लेस कर सकते हो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। तो यह कितना हो जाएगा? 3/2 B पे प्रेशर कितना? P1। और ये तो लिखोगे तो ये हो जाएगा 4P0V0 माइनस कहाँ का? यहाँ पे कितना? तो लिख दो। सो कितना हो जाएगा? P0V0। यहाँ से डेल्टा क्यू आ जाएगा, और जैसे ही डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू पता चला, तुम यू बी माइनस यू ए कैलकुलेट कर सकते हो। यू बी माइनस यू ए कितना होगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इधर से कितना आएगा? 9/2 POVO माइनस 3 POVO, मतलब हाँ ये हो जाएगा 1.5 P0 एक काम तूने कर लिया, PB माइनस PA कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही क्या कैलकुलेट करोगे? C माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, C माइनस बी। और C माइनस बी निकालना बहुत ही इजी काम है, क्योंकि उसमें वर्क डन कितना है? 0 है। वर्क डन 0 है, तो वहां से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेट विल बी डेल्टा क्यू। तो लिख सकते हो फॉर प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? B2C। B2C के लिए वर्क डन कितना हो गया? 0। Q कितना होगा? N CP डेल्टा T, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। नहीं है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो सेव ही रहने दो। पिछला वाला गड़बड़ हो गया है क्या? अरे पिछले वाले में प्रेशर कांस्टेंट था, तो यार CP लिखना था, ये सब जगह चेंज कर लो, यार 5 होगा। पिछले वाले प्रोसेस में ना CV की जगह क्या होना चाहिए था? CP होना चाहिए था। हाँ वो चेंज कर लेगा, सब कोई चेंज करेगा। यहाँ सब जगह 5 कर देना। 5/2 माइनस करोगे, ये 15 होगा। क्या क्या? हाँ उससे भी आराम से कैलकुलेट, लेकिन डेल्टा टी हाँ उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो प्रोसेस था डेल्टा यू एन सी वी, या सॉरी CV, हाँ CV से डेल्टा टी यहाँ से भी कर सकते थे। तो जो कैलकुलेट करोगे ना, ये फाइनल आंसर जो आएगा ना, ये और ये दोनों बराबर होगा। ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा ये? 3। सॉरी 4.5। 4.5। ठीक है, और वो जो तुम बोल रही थी ना, वहां से निकालते तो भी इतना ही वैल्यू आता।
ये इसी के बराबर आएगा। ये थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग है क्योंकि हम वो फर्स्ट लॉ को लेकर के साथ में चल रहे हैं। अब बीसी का समझते हैं। बीसी के केस में डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा, ठीक है। डेल्टा क्यू कितना होगा भाई, एन सी पी सॉरी सी वी डेल्टा टी, ठीक है। और यही किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर। तो इसमें लिखेंगे यू सी माइनस यू बी इज इक्वल टू 3/2 और सॉरी 3/2 पहले इससे लिख लो, सी बी टी सी माइनस टी बी। अब टी सी और टी बी को अगेन कन्वर्ट किस में करेंगे, जो वॉल्यूम है वो उसके टर्म में। तो इसको लिख सकते हो 3R/2 टी सी माइनस टी बी इज इक्वल टू 3/2 आर टी सी माइनस आर टी बी। अब सी पॉइंट पे जो प्रेशर है वॉल्यूम है वो पुट करेंगे, बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वॉल्यूम है वो पुट करेंगे। सो यू सी माइनस यू बी विल बी इक्वल टू 3/2, कितना प्रेशर है पॉइंट सी पे, 8 हो जाएगा, 8 पी नॉट वी नॉट माइनस 4 पी नॉट वी नॉट। कैलकुलेट करो कितना आ रहा, ये हो गया यू सी माइनस यू बी, और हमने कैलकुलेट करा यू बी माइनस यू ए 4 पॉइंट पी नॉट वी नॉट। इसको घटा लो, ऐड कर लो, सॉरी घटाने की जरूरत नहीं है, ऐड कर लो। तो यू सी माइनस यू ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये सही कैलकुलेट करे हो, ठीक है। इस दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यू से माइनस यू ही तो कैलकुलेट करना था। 10.5 पी नॉट वी नॉट। चलो तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मॉड्यूल करना, जो भी सवाल हो पूछना। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.